हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। पिछले क्रम से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है, उसी में हम आगे चलते हैं। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। मोल कंसेप्ट हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है जिसको हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से फाइंड कर सकते हैं। मास और मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होता है वही मोल कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा सॉल्यूशंस में इसका क्या रोल है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो सकता है कि द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में मोल का क्या कंसेप्ट या मोल कंसेप्ट का क्या रोल है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सॉल्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं बेटा। अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी मैटर के 3 फेज हो सकते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉलिड और सॉलिड, ज़रा ध्यान देंगे। अगर हम सॉल्यूशंस के टाइप की बात करें तो ज़रा ध्यान देंगे बेटा, सॉलिड से सॉलिड का सॉल्यूशन बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड का सॉल्यूशन बन सकता है और सॉलिड से गैस का बन सकता है। लिक्विड से सॉलिड का बन सकता है बच्चों, लिक्विड से लिक्विड का और लिक्विड से गैस का बन सकता है। गैस से सॉलिड का बन सकता है, गैस से लिक्विड का बन सकता है और गैस से गैस का बन सकता है। तो अगर हम इनको मिला लें तो हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशंस हो गए? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ये पॉसिबल हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात अभी तक ये जानते थे कि किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब इस तरह से इनके फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए हम 9 तरह के या 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, इतने तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर आप, चूँकि बात सॉल्यूशन की हो रही है तो इसलिए बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस को बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है सस्पेंशन। क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं बेटा। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरा होता है सस्पेंशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। इनको हम कैसे क्या करते हैं बेटा? क्लासिफाई करते हैं। किसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, किसे कोलाइडल बोलेंगे और किसे सस्पेंशन बोलेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपको ये जानना होगा कि दे डिफर ड्यू टू द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो अगर इनके पार्टिकल की साइज बच्चों 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो दे आर सेड टू बी द कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर इस किसी भी सब्सटेंस में, किसी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है उसकी साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटी है तो वह ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ी है तो वह सस्पेंशन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस 9 टाइप्स के हो सकते हैं जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन को हम 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस 1 से 1000 नैनोमीटर, इससे साइज छोटी हो गई तो ट्रू सॉल्यूशन, इससे साइज छोटी हो गई तो 1000 नैनोमीटर से बड़ी हो गई तो सस्पेंशन कहलाता है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ बेटा क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं, अगर हमें सॉल्यूशंस का टाइप देखा जाए तो 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। लेकिन अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन में आप ध्यान दें कि जो गैस से गैस का सॉल्यूशन होता है यह एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, यह कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो यह जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने तरह के होंगे बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ 8 टाइप्स। ये ध्यान रखेंगे, 8 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं होता है? गैस से गैस का। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं बच्चों
तो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है, जिसको मैं आपको फिर कभी बताऊंगा या किसी दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होता है उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल एंड 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये था बेटा सॉल्यूशंस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आज हम उसकी बात करेंगे। तो आई होप आपके समझ में कुछ आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, ये हमने आपको पढ़ा दिया बेटा। अब आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम जानेंगे कि सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि जिन टर्म्स द्वारा किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं उसी को कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। नंबर पहला होता है मास परसेंटेज। सबसे पहला इसका जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब जैसा इसका नाम दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे बच्चों मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, मास परसेंटेज कहलाएगा। तो ये हो गया पहला। नंबर दूसरा, इसी क्रम में अगर दोनों ही मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो इसको कहते हैं बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड वन क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहते हैं, जहां मास लिखा था वहां लिख देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू 100। ये जो परसेंटेज आ गया बच्चों ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसमें एक एक टॉपिक पे एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ये आगे चल करके क्लास 12th में भी जो चैप्टर आएगा विच इज़ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम ही है सॉल्यूशन, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास 11th में इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्लास 12th में बड़े ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। नंबर तीसरा होता है बेटा स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो होता है वह इसका तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखेंगे बच्चों ये लीटर में होना चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ, और दिस इज आल्सो नोन एज, इसको एक नाम से और बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसको और क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। आई होप आप लिख भी रहे होंगे। नंबर चौथे की बात करेंगे बेटा, तो नंबर चौथा क्या हो गया, नंबर चौथा अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, अगर हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट के जो मोलों की संख्या होती है वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है, या कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बच्चों, इन लीटर। ये ध्यान रखेंगे ये किसमें होगा, लीटर में होगा। ये जो सॉल्यूशन होगा वह लीटर में होगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया है, ये आप जानते भी हो कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, अगर हम यहाँ मेंशन करना चाहें
इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, n इज इक्वल टू W/m। ठीक है, तो अब ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, जिसको आई होप यू हैव रिटन आल्सो। तो इस 4 के अलावा 5वां क्या होता है, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सारी चीज़ें। तो चौथे के बाद अब देखते हैं पांचवा होगा बेटा मोलैलिटी। हमने मोलरिटी पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या होगा, अगर हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैलिटी। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या उसकी मोलैलिटी कहलाती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट या मास, दोनों भी कह सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा किस में होगा बच्चों, इन किलोग्राम। तो ये 5वां कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोलों की संख्या जो होगी वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है। आप जरा गौर से देखेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल्स आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मोलैलिटी होती है बेटा, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको अगर निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहे, जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, डायरेक्ट मास ऑफ द सॉल्वेंट नहीं दिया रहता है, वॉल्यूम दिया रहता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहता है। और अगर ऐसा दिया है तो बच्चों उसकी डेंसिटी दी रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं बेटा। इस तरह से क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो एक फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। गौर से देखेंगे, डेंसिटी दी रहेगी और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उस मास ऑफ द सॉल्यूशंस में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मास ऑफ द सॉल्वेंट बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये इसका टेक्निकल टर्म्स है कि अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। चलो बच्चों, ये हो गया बेटा मोलैलिटी। नंबर 6 पॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज द नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये सारे टॉपिक फिर क्लास 12 में आने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो क्लास 12th में आप इसको बड़े आसानी से कर लोगे। नॉर्मेलिटी n होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन, number of gram equivalents present in 1 liter of solution is known as normality. Volume of solution in liter, ये जरा ध्यान से देखेंगे। और ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है कैसे निकालते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये कैसे होगा बेटा, अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ये मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नीचे जो था वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है कि ये लीटर में होगा। तो ये क्या होगा बेटा, n का मतलब हो गया नॉर्मेलिटी। इसी से अगर हम इसको एक फार्मूला बना दें तो n इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा बेटा, स्मॉल w, इक्विवेलेंट मास जो होगा वो E होगा, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V होगा। अगर ये लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो आप 1000 से क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया, जिस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। ये आपको फार्मूला मिल गया जो नॉर्मेलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। W is equal to mass of the solute, N is equal to normality of the solution, E is equal to equivalent mass of the particular substance मतलब solute, और V is equal to volume of the solution। लेकिन अगर 1000 आपने लिखा है इसका मतलब this volume is taken into milliliter। ये ध्यान रखेंगे कि 1000 से आपने डिवाइड किया है तो ये वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा।
तो बच्चों हो गया बेटा नॉर्मेलिटी। थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को यह इक्विवेलेंट मास निकालने में कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अगर आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है किसी भी सब्सटेंस का तो उस सब्सटेंस का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा बच्चों। क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है ना। क्या होगा? n फैक्टर से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो वह उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। इक्विवेलेंट मास आपको निकालने के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही है, और n फैक्टर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा। n फैक्टर जो होता है किसी एसिड का n फैक्टर उसकी बेसिसिटी कहलाती है, किसी बेस का n फैक्टर उसकी एसिडिटी कहलाती है, किसी भी सॉल्ट का n फैक्टर जो होता है बच्चों वह उसके टोटल पॉजिटिव वैलेंसी के बराबर होती है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का जो n फैक्टर होता है वह गेन किए गए या लॉस किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन द केस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज द n फैक्टर। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप n फैक्टर अगर जानते हो तो आप इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, और इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे तो आप नॉर्मेलिटी को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। आई होप यू हैव रिटन आल्सो, आपने पढ़ लिख लिया। चलिए अब हम बात करके बेटा नंबर नेक्स्ट, ये हमारा मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। अब क्या बचा? इसमें जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो आप कमेंट करना ना भूलें, बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। और इस वीडियो को अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात 6 हो गया था, 6 के बाद अब हम बात करते हैं बेटा 7, जिसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये भी एक तरह का क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बेटा हम काई से डिफाइन करते हैं। किससे करते हैं? काई। ये सिंबल है काई, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो काई इज इक्वल टू, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन के बच्चों अगर 2 कंपोनेंट हैं, कम से कम सॉल्यूशन तभी होगा जब कम से कम इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही कंपोनेंट हों, इसमें 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। मैंने आपको ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा दिया, कलरफुल बना दिया। तो जो पहला वाला कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम N1 कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? N1 जो सॉल्वेंट का होता है, और जो N2 होगा वो सोल्यूट का होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे N1 और N2 में पहले क्या आएगा? N1। तो यह किसके लिए हो गया? सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या जो हो गई वह N1 हो गई, और ये जो N2 है वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों कि N1 किसके मोलों की संख्या है और N2 किसके मोलों की संख्या है। अगर 2 कंपोनेंट इसमें 1 and 2 हैं जिसके मोलों की संख्या N1 और N2 है तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यही हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज कर लिया आपको पहले सॉल्वेंट का निकालना है या सोल्यूट का, जिसका भी निकालना होगा आप उसको लिख लेंगे। तो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो इसको आप बच्चों, ये जो काई था इस काई को आप यहाँ बना सकते हैं और इसको आप 1 नाम दे सकते हैं। क्या देंगे बच्चों? 1, क्योंकि आपने सॉल्वेंट के लिए N1 लिया है। तो ये क्या होगा? इसके मोलों की संख्या, यानी कि सॉल्वेंट के मोलों की संख्या डिवाइड बाई सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मोलों की संख्या। यही हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इसी क्रम में अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा है कि ये क्या था बच्चों, इसको काई 2 बोलेंगे,
इसको Chi2 बोलेंगे। तो Chi2 आपने जो सॉल्यूट के मोलों की संख्या ली थी वो क्या लेंगे, N2, तो N2/N1 प्लस N2। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हो गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट बच्चों 8वां, कंसंट्रेशन इन ppm, या लिखेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm कंसंट्रेशन। क्या होगा बच्चों, ये ppm कंसंट्रेशन। कैसे निकालते हैं ppm कंसंट्रेशन, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये ध्यान रखेंगे, ये ppm कंसंट्रेशन है, आगे कुछ और लिखा हुआ है इसलिए हम इसको क्या कर दें बेटा, ऐसे पैक कर देना जिससे आपको समझ में आ गया कि ppm कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो उस सोल्यूट का मास और मास का सोल्यूशन का मास आप निकाल के 10⁶। 10⁶ का मतलब हो गया कि 1 मिलियन में उस सब्सटेंस, जिस सोल्यूट की बात हो रहे हैं, उस सोल्यूट का जो पार्ट होगा वही उसका ppm कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों हो गया, इतने 8 तरह के मेन कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। और इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर आपने देखा तो आपने मोस्टली देखा कि मोल कंसेप्ट या मोलों की संख्या आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो जिसमें मोलों की संख्या नहीं यूज़ करनी पड़ रही है उसमें आपको मास कन्वर्ट या मास यूज़ करना होगा। तो ये 8 टाइप्स के क्या हो गए बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। ठीक है ना। अब इस 8 के बाद इसी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड हम आपको एक मोलरिटी इक्वेशन बताएंगे और नॉर्मेलिटी इक्वेशन बताएंगे। आइए देखते हैं मोलरिटी इक्वेशन क्या है और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन आइए देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है। अगर बच्चों हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या थी बेटा, M1 थी और उसका वॉल्यूम V1 था। ठीक है ना। हमने कोई सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम उसका V1 है। अगर इसमें हमने थोड़ा सा और ऐड किया वाटर, ठीक है ना, हमने पानी और ऐड किया, तो जाहिर सी बात है इसकी मोलरिटी और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो मोलरिटी M1 से M2 हो जाएगी और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। तो इस तरह से मोलरिटी इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। आप जानना चाहोगे कि बेटा ये M1 V1 और M2 V2 क्या है। दिस इज द कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन और दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। ये बिफोर डाइल्यूशन और ये आफ्टर डाइल्यूशन, चाहे तो कहीं लिख लें। ये क्या होगा, बिफोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब अभी आपने उसमें कोई वाटर नहीं मिलाया है। और ये क्या होगा बच्चों, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है ना। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन आपको पता चल गया। तो आप सपोज कर लिए आपको M1 की वैल्यू पता थी और V1 की वैल्यू पता थी। M2 की वैल्यू क्या होगी अगर इसमें कुछ और वॉल्यूम मिला दिया जाए, या इसका वॉल्यूम पहले से, सपोज कर लिए पहले इसका वॉल्यूम आधा लीटर था, अब इसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया गया। ये पता था, ये पता है, ये पता है, तो आप मोलरिटी सेकेंड वाले का M2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर कहीं किसी भी इक्वेशंस में, किसी बैलेंस इक्वेशंस में N1 और N2 उसके मोल्स हैं, तो आप इसको इसी मोलरिटी इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, M1 V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपान N2।
N1 और N2 क्या हो गए, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 के मोलों की संख्या कहलाती है। तो इसको हम मोलरिटी इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसी क्रम में नॉर्मेलिटी इक्वेशन का। क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मेलिटी इक्वेशन का। ये देखते हैं, यहीं लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होगा, जैसे मोलरिटी इक्वेशन होता है वैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन होगा। ठीक है ना, मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या अंतर होता है। देखो बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है ना, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। या फिर हो गया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ये क्या होगा बेटा, बिफोर डाइल्यूशन, और ये क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन। तो इस तरह से इसको नॉर्मेलिटी इक्वेशंस बोलेंगे और इसको मोलरिटी इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वेशंस निकाल करके आप जो फाइनल या रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी बेटा एक चीज़ यहाँ आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी हमने लिखा है, N एंड M। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। कभी कभी नॉर्मेलिटी दिया होता है, मोलरिटी निकालना होता है, मोलरिटी दिया होता है तो नॉर्मेलिटी निकालना होता है। तो यहाँ से आप एक फार्मूला याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू N फैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले इस N फैक्टर का जिक्र हम लोगों ने किया था कि अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई एक वैल्यू दी रहे तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू N फैक्टर। N फैक्टर आपने जाना क्या है कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी, किसी भी बेस की एसिडिटी, किसी भी सॉल्ट का N फैक्टर जो होता है उसकी पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। और अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग और किसी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो उसमें द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज नोन एज द N फैक्टर। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में आप रिलेशन देख सकते हैं। तो बेटा ये चारों तरह के हमने जितने भी तरह के सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मोलरिटी इक्वेशन बता दिया, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस बता दिया। अब 1 बाय 1 हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इन सारे टॉपिक्स पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं जो अगली क्लास में होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।